मूवी की शुरुआत कैरिस नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी कार का रेडिएटर खराब होने की वजह से पैदल घर लौटने पर मजबूर होती है। वह इंडिजिनस कम्युनिटी काउंसिल की मीटिंग से वापस आ रही होती है जहां उसने अपने पक्ष में बातें रखी। रास्ते में चलते हुए वह अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि आकर उसे रोड से ले जाए। इसी बीच एक रहस्यमयी कार उसका पीछा करने लगती है। कैरिस उसे हाथ देकर रुकने का इशारा करती है, लेकिन कार उसे लिफ्ट देने से मना कर देती है। पहले वह कार धीरे धीरे उसके पीछे चलती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कैरिस भागने की कोशिश कर रही है, वह कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सीन अगले दिन ऑफिसर बेट्टी के घर पर शिफ्ट होता है, जहां पुलिस वुमन बेट्टी अपने भतीजे बेन के साथ अकेली रहती है। तभी बेट्टी को उसके साथी एंडी का फोन आता है और एंडी उसे बताता है कि कैरिस की मां मैरिलिन मॉर्ग में अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने पहुंच चुकी है। इसके बाद कहानी स्टेसी नाम की एक इंडिजिनस रेंजर की तरफ जाती है। वह जंगल में अकेले शिकार कर रही होती है और तभी उसे वहां एक बेयर ट्रैप मिलता है। वह ट्रैप उठाकर अपने साथ ले लेती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं किसी इंसान का पैर उसमें ना फंस जाए। फिर सीन वापस बेटी की तरफ आता है जो शिफ्ट चेंज पर पहुंच चुकी होती है। वह विक्टिम की मां मैरी को अंदर बुलाती है ताकि वह बॉडी पहचान सके। जैसे ही बॉडी बैग खोला जाता है, मैरी यह मानने को तैयार नहीं होती कि वह लाश उसकी अपनी बेटी कैरिस की है। मैरी कहती है कि उसकी बेटी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही कि उसका अंत ऐसे क्यों हुआ। इसके बाद सीन एक शादीशुदा कपल की तरफ जाता है जिनका नाम रे और उसकी मंगेतर का नाम बेथ। दोनों उस जमीन को देखने आए हैं जहां लोकल इंडिजिनस कम्युनिटी काउंसिल की मंजूरी से उनका कैंप बनने वाला है। असल में रे सिर्फ बेथ के साथ आया है क्योंकि बेथ उस जमीन का सर्वे कर रही होती है जहां खुदाई होनी है। काम करते समय बेथ ऊपर उड़ते हुए एक क्रो को देखती है और उसे सड़े हुए खून जैसी बहुत खराब स्मेल आती है। वह रे से इसके बारे में पूछती है, लेकिन रे कहता है कि उसे कोई स्मेल नहीं आ रही। तभी बेथ अपने मेजरिंग डिवाइस में किसी वेव जैसी हलचल देखती है। वह समझ नहीं पाती कि ये क्या है। तभी अचानक उस पर किसी अदृश्य चीज द्वारा हमला हो जाता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलने पर बेट्टी और एंडी वहां पहुंचते हैं और एंडी बताता है कि बेथ WEC ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी जो इंडिजिनस टेरिटरी पर कैंप सेंटर बनाना चाहती है। जब बेट्टी रे से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि उसने किसी को बेथ पर हमला करते नहीं देखा, जिससे बेट्टी को अजीब लगता है। रे के मुताबिक बेथ को वहां खून जैसी स्मेल महसूस हुई थी और उसी के बाद उसकी मौत। अगले दिन सीन फिर स्टेसी की तरफ जाता है जो एक कैफे में लंच कर रही होती है। वहीं डॉनी नाम का एक गंदे इरादों वाला आदमी उसे घूरता रहता है। तभी फ्रांसिस नाम की एक महिला उसके पास आती है और कहती है कि मॉर्ग में इन दिनों काफी काम बढ़ गया है क्योंकि इलाके में आइस रोड और ज्यादा मोटी हो गई है। थोड़ी देर बाद स्टेसी अपनी कार की तरफ लौटती है, लेकिन देखती है कि डॉनी ने अपनी कार लगाकर उसका रास्ता रोक दिया है। डॉनी उसे एक टी-शर्ट देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इससे पता चलता है कि वह WEC ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्टर है। अपनी कार हटाने की जगह डॉनी उससे फोन नंबर मांगने लगता है, जिससे स्टेसी चिढ़ जाती है और वह पेन लेने का नाटक करती है और तुरंत उसके चेहरे पर वार कर देती है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद कहानी जेसिका और गैरी नाम के कपल की तरफ जाती है, जहां दोनों अपने हंटिंग प्लान्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी गैरी को एक अजीब स्मेल आती है और वे अपनी कार की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनते हैं। गैरी सोचता है कि शायद वह कोई वुल्फ है, इसलिए वह राइफल लेकर चेक करने बाहर जाता है। अगले ही पल जेसिका अपने बॉयफ्रेंड की फटी हुई आंतें देखकर घबरा जाती है और तुरंत कार का डोर बंद कर लेती है। कुछ समय बाद बेट्टी और एंडी वहां पहुंचते हैं और बेट्टी जेसिका से घटना के बारे में पूछताछ करती है। जेसिका जो बताती है वह पहले वाली घटना से काफी मिलता जुलता होता है, जिससे बेट्टी हैरान रह जाती है। जेसिका कहती है कि उसने ना तो कुछ देखा और ना ही वैसी कोई स्मेल महसूस की जैसी गैरी ने बताई थी। इसी बीच स्टेसी जंगल में रैबिट्स का शिकार कर रही होती है। तभी अचानक बेट्टी वहां पहुंचकर उसे चौंका देती है। इसके बाद बेट्टी स्टेसी को अपनी डिप्टी बनाना चाहती है और कहती है कि इलाके में हो रहे रहस्यमयी मर्डर केसों की जांच में उसका साथ दे। स्टेसी पहले साफ मना कर देती है क्योंकि वह पुलिस के काम में पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पूरे इलाके में वही सबसे स्किल ट्रैकर होती है, इसलिए आखिरकार उसे बेट्टी की रिक्वेस्ट माननी पड़ती है। फिर दोनों मॉर्ग पहुंचते हैं और वहां रखी लाश की हालत ध्यान से देखते हैं जो बेहद डरावनी, फटी हुई और बुरी तरह नोची गई दिखाई दे रही होती है। घावों को देखकर स्टेसी कहती है कि ये किसी हंटिंग बेस्ट के हमले जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ निशान ऐसे भी हैं जो उसे परेशान कर देते हैं। वहां से निकलते समय बेट्टी फ्रांसिस के गले में पहने अजीब नेकलेस को नोटिस करती है। साथ ही उसे मॉर्ग में फ्रांसिस का व्यवहार भी काफी सस्पिशियस लगता है, जैसे वह कुछ ऐसा जानती हो जो बाकी लोग नहीं जानते। इसके बाद स्टेसी अपने अंकल से मिलती है और बताती है कि एक खतरनाक बीस्ट अब पूरे टाउन के लोगों को डरा रहा है और लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। ये सुनते ही कार्सन तुरंत हथियार, जाल, रस्सियां और जरूरी सामान लेकर अपनी नीस की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बेट्टी इंडिजिनस लोगों की स्पिरिचुअलिटी, पुराने विश्वासों और लोक कथाओं से जुड़ी बातें इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं। तभी उसे फ्रांसिस की एक फोटो मिलती है जिससे पता चलता है कि उसका किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से गहरा कनेक्शन है। इससे बेट्टी का शक और बढ़ जाता है और उधर स्टेसी और उसका अंकल जंगल के सभी रास्तों पर घूमना शुरू करते हैं। वे हर निशान को ध्यान से देखते हैं और बीस्ट को बाहर लाने के लिए जगह जगह मांस का बेट रखते हैं ताकि उसे फंसाया जा सके। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है
कि यह सब किसी साधारण जानवर ने नहीं बल्कि एक डरावने डेमन ने किया है जिसका सामना करना आसान नहीं है। अपने अंकल को उस हालत में देखकर स्टेसी घबरा जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कार्सन इमरजेंसी ट्रीटमेंट में होता है और वहाँ बेट्टी भी पहुंच जाती है। तब स्टेसी बताती है कि उनके सामने कोई वाइल्ड एनिमल नहीं बल्कि वही डेमोनिक फिगर है जो पहले हिट एंड रन विक्टिम करिस जैसी दिखती है। बेट्टी, जो पहले इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, अब मानने लगती है कि इन घटनाओं का कनेक्शन किसी स्पिरिट, श्राप या बदले से हो सकता है। थोड़ी देर बाद एंडी भी वहाँ पहुँचता है और कहता है कि इसके पीछे जंगल के अंदर छिपे लोग हैं। उसका मानना होता है कि उन लोगों पर इविल स्पिरिट्स का असर है और वे हिस्ट्रिकल होकर ऐसा कर रहे हैं। स्टेसी और बेट्टी उसकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई अब भी उनकी समझ से बाहर होती है। फिर कार्सन पूछता है कि क्या करिस के बॉडी पार्ट्स, खासकर उसका दिल, अभी भी उसकी डेड बॉडी में है, जैसे उसे असली राज का अंदाजा हो गया हो। इसके बाद सीन फ्रांसिस पर जाता है, जो करिस की मौत वाली जगह पर पहुंची होती है। तभी वहां मैरी आती है और फिर दोनों करिस की अच्छाइयों, उसके संघर्ष, उसकी हिम्मत और उसके अच्छे कामों को याद करती हैं। लेकिन बातचीत के आखिर में फ्रांसिस को अचानक तेज हवा की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो और उन्हें देख रही हो। अगले दिन बेट्टी टाउन के सभी मर्डर केसों के क्लू ढूंढने में लगी रहती है। वो पुरानी फाइलें, फोटो और रिपोर्ट्स देखने लगती है। आखिर उसे एक बड़ा कनेक्शन समझ आता है कि जिन विक्टिम्स की मौत हुई वे सब WEC माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के कपड़े पहने हुए थे। वहीं उनके पार्टनर्स, जिनका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था, घायल भी नहीं हुए। इससे साफ लगता है कि हमले किसी खास लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। उसे कुछ आर्टिकल्स भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि लोकल कम्युनिटी काउंसिल ने बिना सबकी सहमति के कंपनी को लाइसेंस बेच दिए थे। इससे इलाके के कई लोग नाराज थे। फिर उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें दिखाया गया था कि करिस अपनी जिंदगी में एक्टिविस्ट बनकर इन प्रोजेक्ट्स का विरोध करती थी और जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रही। इसके बाद बेट्टी अपने नेफ्यू की लैंड माइनिंग प्रेजेंटेशन की वीडियो देखती है। वहाँ खुलासा होता है कि कार्सन उन लोगों में से था जो माइनिंग प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते थे, क्योंकि कंपनी ने वादा किया था कि इससे कम्युनिटी को फायदा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और इलाके का विकास होगा। दूसरी तरफ मैरी और करिस इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, क्योंकि इससे जंगल, नदियां, जानवर और पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता था। अब बेट्टी को समझ आने लगता है कि यह मामला सिर्फ मर्डर का नहीं बल्कि जमीन, लालच और बदले से जुड़ा हुआ है। रात में बेट्टी मॉर्ग जाती है और करिस की बॉडी के बारे में पूछती है, लेकिन फ्रांसिस बताती है कि बॉडी को नए मॉर्चुरी भेज दिया गया है। बेट्टी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होती और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स मांगती है, लेकिन फ्रांसिस बार बार बहाने बनाती रहती है। आखिर जब बेट्टी दबाव बढ़ाती है तब फ्रांसिस सच बता देती है और कहती है कि बॉडी मैरीलिन लेकर गई थी, इसलिए अगर सच्चाई जाननी है तो उसे मैरीलिन से मिलना चाहिए, क्योंकि अब सारे जवाब उसी के पास हैं। अगले दिन बेट्टी स्टेसी से मिलती है और उसे बताती है कि अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं वे सभी उसी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर थे जो उस इलाके में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी। बेट्टी फिर कुछ सबूत दिखाती है जिनसे पता चलता है कि स्टेसी का अंकल भी उन लोगों में शामिल था जो उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे। यही वजह थी कि उस खतरनाक स्पिरिट ने उस पर हमला किया था। इसके बाद दोनों एंडी से मिलती है, जिसने अभी अभी डॉनी को गिरफ्तार किया होता है। डॉनी को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने गलती से जंगल में घूम रही एक बाहरी बुजुर्ग औरत को गोली मार दी थी। उसे लगा था कि वही किलर है जो पूरे इलाके में आतंक फैला रहा है। इसके बाद एंडी एक कैफे जाता है जहां वह फ्रांसिस से कहता है कि उसने उसे करिस की मौत वाली जगह पर देखा था। तब फ्रांसिस बताती है कि वह सिर्फ उस लड़की को श्रद्धांजलि देने गई थी। शुरुआत में फ्रांसिस को छिपाती हुई लगती है, लेकिन करिस की प्रकृति बचाने वाली कोशिशों को याद करके आखिरकार सच बोल देती है। वह डॉनी का नाम लेती है और मानती है कि करिस को गाड़ी से कुचलने वाला वही था। वह यह भी बताती है कि उस दिन डॉनी उसे बाहर ले गया था, लेकिन उसने उसे नशे की दवा दे दी थी जिससे वह आधी बेहोश हो गई थी और उसी हालत में डॉनी ने यह भयानक काम किया। दूसरी तरफ स्टेसी और बेट्टी अब करिस की माँ मैरी से मिलने जाती है। बेट्टी करिस की बॉडी के बारे में पूछती है, लेकिन मैरी कहती है कि उसकी बेटी की बॉडी को उसके पूर्वजों की आत्माएं अपने साथ ले गईं। उसी समय मैरी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करती है जो उनकी जमीन, अधिकार और सब कुछ छीनना चाहता था। मैरी की हालत देखकर दोनों उसे अकेला छोड़ने का फैसला करती हैं। कार की तरफ जाते समय बेट्टी का नेफ्यू बेन फोन करता है और बताता है कि माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन नौकरी देने लगी है। बेट्टी उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन बैन फिर भी नौकरी के लिए अप्लाई करने की जिद करता है। जब बेट्टी और स्टेसी वहां से जाने लगती हैं, तभी स्टेसी को कुछ याद आता है। वह वापस मैरी के पास जाती है और अपनी एक साथी की कहानी बताती, जो मैरी की कहानी से काफी मिलती जुलती होती है। वह मैरी को समझाने की कोशिश करती है कि जमीन बचाने की नीयत सही हो सकती है, लेकिन किसी की हत्या करना कभी सही नहीं होता। फिर स्टेसी अपनी दोस्त का दिया हुआ ताबीज मैरी को दे देती है। दूसरी तरफ बेन नौकरी के लिए जाते समय फिर
फिर से बेट्टी की चेतावनी सुनता है कि WC से दूर रहे। तभी रास्ते में उसे अपने सामने एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। बेन घबरा जाता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। किसी तरह वह घर के अंदर घुस जाता है और डेमन बनी क्रिस से बच जाता है, जो शायद उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वह उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता था। थोड़ी देर बाद बेट्टी घर पहुंचती है और तुरंत बेसमेंट में जाकर बैन को बचाने की कोशिश करती है। बेट्टी कमरे में पहुंचकर क्रिस के हमले से बच जाती। कुछ देर बाद स्टेसी भी वहां पहुंचती है और अपनी राइफल लेकर सब खत्म करने का फैसला करती है। अफरा तफरी के बीच वह बेट्टी को ढूंढती है। तभी जब डेमन क्रिस दरवाजा तोड़ने लगती है, स्टेसी उसे भटकाने के लिए वही टी-शर्ट दिखाती है जिस पर WC का लोगो था और जो डॉनी ने उसे दी थी। इसके बाद स्टेसी क्रिस को घर से बाहर ले जाती। योजना के मुताबिक क्रिस एक बड़े भालू वाले ट्रैप में फंस जाती। फिर स्टेसी और बेट्टी अपनी बंदूकों से उस पर गोलियां चलाती हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं होता क्योंकि क्रिस अब इंसान नहीं रही थी। घबराहट में स्टेसी कुल्हाड़ी उठाकर उसका अंत करना चाहती है, लेकिन तभी क्रिस ट्रैप से निकल जाती है और बेट्टी को घायल कर देती। अब स्टेसी और बेट्टी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाती कि आगे क्या करें। उधर मैरी अपनी गलती समझ जाती है और सब खत्म करने का फैसला करती है। वह एक रिचुअल शुरू करती है जिसमें क्रिस का दिल जलाकर उसकी डेमन शक्ति को रोकना होता है। जैसे ही वह यह करती है, कुछ ही सेकंड में डेमन क्रिस कमजोर पड़ने लगती है। मौका देखकर स्टेसी देर नहीं करती और आखिरकार कुल्हाड़ी से उसका सिर अलग कर देती है। इसके बाद सीन फिर मैरी के पास जाता है जहाँ फ्रांसिस उससे मिलने आती है। फ्रांसिस पूछती है कि क्या सब खत्म हो गया। मैरी जवाब देती है कि लगभग सब खत्म हो चुका है। फिर वह कहती है कि अब वे सिर्फ एक आखिरी बार उसका नाम लेकर उसकी आत्मा को पुकार सकते हैं। वहीं वापस सीन स्टेसी और बेट्टी की तरफ आते हैं। तभी एंडी वहां पहुंचता है और उन्हें बताता है कि कैरस की मौत का जिम्मेदार इंसान अब पकड़ा जा चुका है। लेकिन बिना सोचे समझे अपनी बात बताते समय एंडी गलती से कैरस का नाम ले देता है। जैसे ही उसका नाम लिया जाता है, एक बार फिर उसकी खतरनाक आत्मा जाग उठती है। अगले ही पल कैरस की स्पिरिट दोबारा सामने आ जाती है और सीधा डॉनी पर हमला कर देती है, क्योंकि असल में शुरुआत से वही इंसान मरने लायक था जिसने उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय किया था। डॉनी डर के मारे कुछ समझ ही नहीं पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर बाकी लोग भी ये देखकर सन्न रह जाते हैं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कैरस की आत्मा ने आखिरी बार लौटकर अपना बदला ले लिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।